हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई का सैंपल पेपर साइंस का सेक्शन बी 2024 और 25 को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी जो है उसमें है वेरी शॉर्ट आंसर्स, और जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है उसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। और हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 21 to 26 इतने क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशन को हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है वो आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। साथ में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ में क्योंकि एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा है आयरन को, वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और आयरन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एक रेडॉक्स रिएक्शन है। राइट? तो ये तीनों चीजें आपको लिखनी है, तभी आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास लेड नाइट्रेट है जो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है और लेड आयोडाइड बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक एरो लगा है। एरो ये बताता है कि लेड आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेशन उसका हो रहा है और उसका फोटो आप देख सकते हैं। इस फोटो में येलो कलर का प्रेसिपिटेंट आपको दिख रहा है। ये आपका लैब में बनाया हुआ लेड आयोडाइड है। राइट? अब ये कौन सी इक्वेशन हुई? तो इस इक्वेशन में लेड को पोटेशियम जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है और आयोडीन के साथ में भी रिएक्ट कर रहा है। राइट? इसीलिए ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्योंकि हमको प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसलिए ये हो गई प्रेसिपिटेशन इक्वेशन। तो ये दोनों आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास 2 एल्वोली और नेफ्रॉन, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये दोनों कहाँ लोकेट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, हमको ये बताना है। तो हम चलते हैं इसके आंसर पर। हमारे पास बात करते हैं एल्वोली। तो एल्वोली जो होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ लोकेट होता है? लंग्स में लोकेट होता है। और नेफ्रॉन जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और वो किडनी में लोकेट होता है। एल्वोली का काम होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड नेफ्रॉन का वर्क होता है कि इट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू फॉर्म यूनिफॉर्म, मतलब ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। राइट? अब हम बात करते हैं इसका एक फोटोग्राफ देखते हैं। ये जो फोटोग्राफ है ये फोटो है आपका एल्वोली का और ये फोटोग्राफ जो है वो है आपका नेफ्रॉन का। आप शेप देख सकते हैं दोनों के और अपने आंसर को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी, और दोनों चॉइस में है। आप ए अटेम्प्ट कर सकते हैं या चाहे तो बी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ए पे बात करते हैं। क्वेश्चन ए बोलता है लिस्ट द स्टेप्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट। प्लांट को सिंथेसिस ग्लूकोज कैसे सिंथेसिस करता है इसके हमको स्टेप्स बनाने हैं और हमको ये भी बताना है कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो नाइट में कैसे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो इसके आंसर पे चलते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारी जो लीव्स होती हैं, राइट, उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यह जो कन्वर्जन लाइट का है ये इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो केमिकल एनर्जी होती है कि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल को स्पेल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देती है और हमारे पास इसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। राइट? दिस इज अ प्रोसेस। इसके बाद हम बात करते हैं जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो कैसे फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। तो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में ही ले लेते हैं और उनसे एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं। राइट? और ये जो इंटरमीडिएट होता है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द डे टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और फूड प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में हमको बताना है कि ये जो 4 डिफरेंट एंजाइम्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी क्या हेल्प करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सैलिवरी एमाइलेज पर। सैलिवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च मॉलिक्यूल को डाइजेशन के प्रोसेस में शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड वन इज पैप्सिन। पैप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में। राइट?
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ऑप्शन है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। और लास्ट है आपके पास लाइपेज। लाइपेज का काम होता है कि हमारे फैट्स जो अवेलेबल होता है उस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। राइट, तो दीज आर द आंसर्स। इसके बाद हमको एक क्वेश्चन नंबर 24 में एक फोटोग्राफ दिया गया है। राइट, एक रे डायग्राम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लेंस नहीं बनाया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्चुअल इमेज है। और अब आप ही बताइए कि एक ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस फॉर्म करता है। और इस फोटो को देखकर, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखकर आपको आंसर बताना है कि कौन से टाइप का लेंस है और इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज तो वर्चुअल बन रही है। और इसके बाद उसने हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि यदि इमेज के साइज को डबल कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट की दूर प्लेस होगा। यदि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है इमेज की। राइट, इसके आंसर को देखते हैं हम। सबसे यू नो वेरी वेल कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और सेकंड आंसर है आपका वर्चुअल इमेज। और थर्ड की बात करें हम तो यू नो वेरी वेल लीनियर मैग्निफिकेशन होता है n इक्वल्स टू v by u and v by u का फॉर्मूला it is equal to the hi by ho. hi is the height of the image and ho is the height of the object. और इन दोनों का जो रेशियो जो है दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। और हमारे पास hi का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर जो हमने रख दिया, डिवाइड बाय u इक्वल्स टू 2। और यहाँ से हमने u का वैल्यू कैलकुलेट करा, दैट इज -15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं, हमारे पास विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको किस टाइप का लेंस यूज करना है यदि हमको एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज चाहिए। और इसके हमको 2 यूज भी बताने हैं इस लेंस के। तो आप ही बताइए जल्दी से कि कौन सा लेंस होगा। यस, हमारे पास जो लेंस है वो है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम 2 जगह यूज बताना है। तो फर्स्ट है हमारा यूज है मायोपिया में, करेक्शन ऑफ मायोपिया में। एंड सेकंड है आपके पी होल्स ऑफ डोर्स में। राइट, ये आपने देखा होगा डोर्स में स्मॉल से लेंस लगे होते हैं। राइट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इस पे हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने 230 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है। 2 हीटर लगे हैं, एक्स एंड वाई 2 स्विचेस लगे हैं, दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे पहले यदि हमारे हीटर 1 में 3.5 एम्पीयर करंट है तो कितना हमको सर्किट को एनालाइज करना है और बताना है कितना पावर डेवलप्ड होगा। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा यदि रेजिस्टेंस ऑफ x इज डबल, यदि रेजिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो करंट हमारे y हीटर में कितनी फ्लो होगी। तो यू नो वेरी वेल कि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज दिया है हमको 230 वोल्ट, करंट की वैल्यू दी है 3.5 एम्पीयर, तो हमारा पावर आ गया 805 वोल्ट। और करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टेंस यदि डबल हो गया, यदि रेजिस्टेंस डबल हो गया है तो डेफिनेट बात है हमारी करंट जो है वो हाफ हो गई है। और यदि रेजिस्टेंस हमारा डबल हो गया है तो करंट हाफ हो गई है, और रेजिस्टेंस यदि हाफ हो गया है तो करंट डबल हो गई है। तो अब हम बात करते हैं कि हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस के लिए हमारी करंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो हमारी करंट जो 3.5 एम्पीयर थी वो बढ़कर 7 एम्पीयर हो जाएगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, हमको फिर से एक सर्किट डायग्राम दिया है, ए और बी में चॉइस है। अब 2 रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस R है, दूसरा रेजिस्टेंस 2R है, दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये एक सप्लाई बैटरी लगा हुआ है। फिर हम इस कनेक्शन को चेंज करते हैं और फिर R और 2R को पैरेलल लगा देते हैं। जब हम सीरीज में लगाते हैं तब हमारा पावर जो है वो P1 रहता है, और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हमारा पावर जो है वो P2 रहता है। हमको P1 एंड P2 का रेशो निकालना है। तो अब P1 एंड P2 का रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों रेजिस्टेंस यदि सीरीज में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R + 2R हो गया 3R, और हमारा पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, और पावर होता है V²/R। तो पावर हो जाएगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस है आपका R + 2R मींस 3R, तो आपकी पावर आ गई। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो V²/3R, लेकिन यदि पैरेलल कनेक्शन है तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो हमारा इक्विवेलेंट हो जाता है R × 2R डिवाइड बाय R + 2R। इट मींस we get 2R/3। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2R/3, और पावर हमारी है P2 होता है V²/R, तो V²/2R/3। इट मींस हमको आंसर मिल गया P1/P2 का 2/9।
राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन किसके लिए? विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास है 4 रेजिस्टेंस A B C D, जिनकी वैल्यू गिवन है 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। अब हमको ये बताना है कि अब हम कैसे कंबाइन करें कि ये हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले या लो रेजिस्टेंस मिले। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हमको ऑल 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, राइट। अब पैरेलल में यदि हमको कनेक्ट करना है तो हमारा इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। R1 का वैल्यू हो गया 3 ओम, R2 का 6 ओम, R3 9 ओम एंड R4 12 ओम। और हमने इसको सॉल्व किया, देन वी गेट R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1.5 ओम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन जो है वो विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स के जो है उसमें क्वेश्चन ए जो है उसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हमको गिवन है A B C D, जिनका वैल्यूज गिवन है 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम एंड 12 ओम। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन 4 रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करें कि हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो यू नो वेरी वेल कि हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस हमको तब मिलता है जब हम 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट। तो यदि हमने ऑल 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। R1 का वैल्यू है 3 ओम, R2 का 6 ओम, R3 का 9 ओम, R4 का 12 ओम। और हमने इसको सॉल्व करके R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लिया 1.5 ओम, राइट। तो 1.5 ओम इज आवर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका जो बी पार्ट है। उस क्वेश्चन में हमको 2 फ्यूज दिए गए हैं वायर के, एक 2 एम्पियर रेटिंग का है, सेकंड है जो 5 एम्पियर रेटिंग का है। हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास यदि 1000 वॉट का एक हीटर है, रूम हीटर है जो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, तो हमको कौन सा फ्यूज लगाना पड़ेगा? 2 एम्पियर वाला या 5 एम्पियर वाला? सबसे पहले हम अपने हीटर के लिए करंट निकालते हैं कि हमारा हीटर कितनी करंट लेने वाला है। तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो करंट होती है पावर अपॉन वोल्टेज। पावर हमको ऑलरेडी गिवन है 1000 वॉट एंड वोल्टेज हमने रख लिया 220 वोल्ट, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास करंट आ गई 4.54 एम्पियर। यदि हमारे पास 4.54 एम्पियर करंट है तो हमको कौन सा फ्यूज यूज करना पड़ेगा? डेफिनेटली इससे ज्यादा वैल्यू वाला, क्योंकि यदि हम 2 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे तो 2 एम्पियर का जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा वायर, राइट। तो वी सो दैट वी विल यूज द 5 एम्पियर फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज हम 5 एम्पियर रेटिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमको फोटोग्राफ दिया है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। और इस फोटोग्राफ को देखकर आपको क्या फील होता है? इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे तो आपको एक लेक है जिसमें फिशेस हैं, राइट। और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो स्प्रे कर रहा है पेस्टिसाइड्स। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस कार्टून को एड्रेस करते हुए हमको ये बताना है कि इस प्रोसेस का इंपैक्ट ह्यूमन बीइंग पर कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड का जो एक्यूमुलेशन होता है वो इंक्रीज होते जाता है, डिक्रीज नहीं होता, राइट। यदि हम पेस्टिसाइड जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स हैं, राइट। और हमको इनका एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता जाएगा, लॉन्गर टाइम तक यूज करने के बाद हमको समझ में आएगा कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया है हमारे ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो अब ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है और इट लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। This is your answer. Next, अब हम बात करते हैं, यही क्वेश्चन है विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स के लिए कि आपको एक फूड चेन क्रिएट करनी है जिसमें मिनिमम 2 ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए, राइट। और कैसे स्टार्ट होने वाली है? वो कैबेज फार्म से स्टार्ट होने वाली है। तो अब इसका आंसर है कि आपके पास सबसे पहले आप कैबेज का प्लांट ले लीजिए, राइट। इससे रैबिट ईट करेगा, रैबिट को स्नेक ईट करेगा और स्नेक को आउट, राइट। तो ये आपका 2 ट्रॉपिक लेवल तक का फूड चेन बन गया। अब हम बात करते हैं इसका पेस्टिसाइड्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट होते हैं, राइट। तो जैसे जैसे ह्यूमन इसको कंज्यूम करता जाता है और ह्यूमन एज यू नो कि लास्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, तो इसलिए लास्ट ट्रॉपिक लेवल आने की वजह से ह्यूमन पर पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और इट लीड्स टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।